नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपकी भावनाएं आपको चला रही हैं या आप अपनी भावनाओं को चला रहे हैं? क्या आप कभी अपनी भावनाओं के बवंडर में फंसे हुए महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए ही है। आज हम बात करने वाले हैं थिबो म्यूरिस की किताब मास्टर योर इमोशंस के बारे में, जहां हम सीखेंगे कि अपनी भावनाओं को समझकर, नियंत्रित करके और उनसे दोस्ती करके कैसे एक शांत और खुशहाल जीवन जिया जा सकता है। तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए, जहां हम अपनी भावनाओं की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त कैसे बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, भावनाओं की जड़ को समझें। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि आखिर ये भावनाएं आती कहां से हैं? क्या ये बस अचानक से आ जाती हैं या इनके पीछे कोई कहानी है? जैसे किसी रहस्यमय खजाने की तलाश हो, वैसे ही हमारी भावनाएं हमारे विचारों से जुड़ी होती हैं। यानी जो कुछ भी हम सोचते हैं, वह हमारी भावनाओं को सीधा प्रभावित करता है। यह एक ऐसी कहानी है जो हर पल चलती रहती है और इसे समझना मानो हमारी भावनाओं की चाबी पाना है। सोचिए, जैसे एक विशाल पेड़ होता है जिसकी जड़ें जमीन के अंदर छिपी होती हैं। वे जड़ें पेड़ को मजबूत बनाती हैं और उसे पोषण देती हैं। वैसे ही हमारे विचार हमारी भावनाओं की जड़ें हैं। जब हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं, जैसे खुशी, प्यार या आत्मविश्वास, तो हम भी वैसी ही भावनाएं महसूस करते हैं। जैसे धूप में बैठने से गर्मी लगती है, वैसे ही अच्छे विचारों से हम खुशी महसूस करते हैं। लेकिन जब बुरे विचार आते हैं, जैसे डर, गुस्सा या निराशा, तो हम भी वैसे ही दुखी महसूस करते हैं। ये एक ऐसा संबंध है जो हमेशा साथ चलता है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप किसी जरूरी काम के लिए देर हो गए हैं। अब अगर आपके मन में यह विचार आए कि मैं तो हमेशा देर करता हूं, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, तो आपको निराशा, गुस्सा और तनाव महसूस होगा। यह एक नेगेटिव इमोशनल स्पाइरल की तरह होगा। लेकिन अगर आप कहें कि कोई बात नहीं, देर हो गई, अगली बार मैं समय पर आऊंगा, तो आप शांत रहेंगे और आगे बढ़ने की सोचेंगे। यह दिखाता है कि हमारी सोच हमारी भावनाओं को तुरंत बदल सकती है। भावनाओं को समझना सिर्फ महसूस करना नहीं है, बल्कि यह जानना भी है कि वे कहां से आ रही हैं। हमें अपने विचारों को समझना होगा। क्या वे सही हैं? क्या वे हमें मदद कर रहे हैं या वे हमें नीचे खींच रहे हैं? अगर हम अपनी भावनाओं के पीछे के विचारों को समझ लें, तो हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। जैसे एक बागवान खरपतवार हटाकर अपने पौधों को स्वस्थ बनाता है, वैसे ही हम अपने विचारों को सही करके अपनी भावनाओं को स्वस्थ बना सकते हैं। यह सब आत्म जागरूकता से शुरू होता है, एक ऐसी यात्रा जो हमें अपने भीतर ले जाती है। हमें अपनी कमजोरियों और कमियों को भी मानना होगा। कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर किसी को नकारात्मक भावनाएं होती हैं। यह जीवन का एक हिस्सा है। हमें इन भावनाओं से डरना नहीं है, बल्कि उनसे सीखना है और आगे बढ़ना है। अपनी कमियों को स्वीकार करना मानो अपनी ताकत को पहचानना है। यह हमें सिखाता है कि हम इंसान हैं और गलतियां करना स्वाभाविक है। हमें अपनी कमियों को स्वीकार करना सीखना चाहिए और उनसे आगे बढ़ना चाहिए। याद रखिए, हमारी भावनाएं हमें परिभाषित नहीं करती, वे हमारे विचारों की एक झलक हैं। अगर हम अपने विचारों को बदल दें, तो हमारी भावनाएं भी बदल जाएंगी। यह एक बड़ी शक्ति है हमारे हाथों में। हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, बल्कि विचारों के मालिक बन सकते हैं। जैसे एक कलाकार अपनी पेंटिंग बनाता है, वैसे ही हम अपने जीवन को अपने विचारों से बना सकते हैं। यह हमें अपने जीवन का नियंत्रण लेने की शक्ति देता है। भावनाओं को समझना एक सफर है, मंजिल नहीं। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें आत्मचिंतन और धैर्य की जरूरत है। लेकिन जब हम अपनी भावनाओं की जड़ को जान लेते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और खुशी का एक नया दरवाजा खोल देते हैं। यह हमें अपने जीवन का अधिक सचेत और समझदार लीडर बनने में मदद करता है। जैसे एक नाविक तूफान में सही रास्ता ढूंढ लेता है, वैसे ही हम अपनी भावनाओं को समझकर अपने जीवन का सही मार्ग चुन सकते हैं। तो अगली बार जब आपको कोई भावना बहुत तेज महसूस हो, तो रुकिए और अपने आप से पूछिए, मेरे मन में क्या चल रहा है? मैं अभी क्या सोच रहा हूं? यह एक छोटा सा सवाल आपको अपनी भावनाओं की कहानी तक ले जा सकता है और आपको उन्हें बेहतर ढंग से नियंत्रित करने का रास्ता दिखा सकता है। यह आत्म खोज का एक महत्वपूर्ण कदम है। अपनी भावनाओं के साथ एक गहरे स्तर पर जुड़ें और देखें कि वे आपको कहां ले जाती हैं। यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्या आपने कभी अपनी किसी भावना को उसके मूल विचार से जोड़ने की कोशिश की है? अध्याय 2, सोच और भावनाओं का संबंध।
क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे विचार हमारी भावनाओं को कैसे प्रभावित करते हैं? पिछले अध्याय में हमने देखा कि भावनाएं कैसे विचारों से जुड़ी होती हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे हमारे विचार हमारी भावनाओं को एक दिशा देते हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे समझकर आप अपनी भावनाओं के मास्टर बन सकते हैं। मानो हमारा मन एक बगीचा है और हमारे विचार बीज हैं। अगर हम खुशी और प्यार के बीज बोएंगे तो हमें खुशी और प्यार की फसल मिलेगी। लेकिन अगर हम डर और गुस्से के बीज बोएंगे तो हमें डर और गुस्सा ही मिलेगा। हमारे विचार एक शक्ति है जो हमारी भावनाओं को आकार देती है। सोचिए, आप किसी नए काम को शुरू करने से डर रहे हैं। अगर आपके मन में विचार आए कि मैं यह नहीं कर पाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, तो आपको डर और चिंता होगी। यह एक नकारात्मक चक्र है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं यह एक चुनौती है और मैं इसे कर सकता हूं, तो आप साहस और उत्साह महसूस करेंगे। यह एक सकारात्मक चक्र है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह दिखाता है कि कैसे हमारे विचार हमारी भावनाओं को तुरंत बदल सकते हैं। हमारे विचार हमारी भावनाओं को कई तरीकों से प्रभावित करते हैं। वे हमारे मूड को बदल सकते हैं, हमारी ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं और यहां तक कि हमारे शरीर पर भी असर डाल सकते हैं। यदि हम हर वक्त नेगेटिव सोचेंगे तो हम उदास और निराश रहेंगे। यह एक ऐसी स्थिति है जो हमें अपने जीवन का आनंद लेने से रोकती है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हम खुश और उत्साहित रहेंगे। यह एक ऐसी स्थिति है जो हमें अपने जीवन को पूरी तरह से जीने में मदद करती है। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हमें हमेशा खुश रहना है या अपनी परेशानियों को नजरअंदाज करना है। यह एक संतुलित सोच का तरीका है। हमें अपनी नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करना होगा, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। यह एक ऐसी स्थिति है जो हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और अपनी समस्याओं का समाधान करने में मदद करती है। हमें यह भी याद रखना होगा कि नकारात्मक भावनाएं भी जीवन का एक हिस्सा हैं और हमें उनसे सीखना होगा। अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए हम कुछ तकनीकें अपना सकते हैं। पहली तकनीक है विचारों को पहचानना। जब हमारे मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो हमें उसे पकड़ना होगा और अपने आप से पूछना होगा, क्या यह विचार सही है? क्या यह मुझे मदद कर रहा है? जैसे एक जासूस सबूत ढूंढता है, वैसे ही हमें अपने विचारों को चुनौती देनी चाहिए। अगर यह विचार सही नहीं है या यह हमारी मदद नहीं कर रहा है, तो हमें इसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए। यह एक ऐसी स्थिति है जो हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखने में मदद करती है और हमें अपनी सोच को बेहतर बनाने की शक्ति देती है। दूसरी तकनीक है सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करना। सकारात्मक पुष्टि का मतलब है ऐसे वाक्य कहना जो हमें सकारात्मक महसूस कराएं। उदाहरण के लिए, मैं शक्तिशाली हूं, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं। इन सकारात्मक वाक्यों को बार बार दोहराने से हमारी सोच बदल सकती है। यह हमारे मन को एक नया संदेश भेजने की तरह है जो हमें आत्मविश्वास और साहस देता है। तीसरी तकनीक है आभार का अभ्यास करना। हमें उन अच्छी चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे पास हैं। हमें उन चीजों के लिए आभारी होना चाहिए जो हमें मिली हैं। जब हम आभारी होते हैं तो हम सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं। आभार हमारे जीवन में खुशी और संतोष लाने की एक चाबी है। हमारे विचार हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो हम अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित कर सकते हैं। सकारात्मक सोच का अभ्यास करके हम अपने जीवन में खुशी, शांति और संतोष ला सकते हैं। यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने का एक शानदार तरीका है। इसीलिए आइए हम अपने विचारों को बेहतर बनाएं और एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जिएं। क्या आपने कभी अपनी सोच को बदलकर अपनी भावनाओं को बदलने की कोशिश की है? अध्याय 3, स्वीकार्यता का महत्व। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी कुछ भावनाओं को स्वीकार न कर पाए? क्या आप उनसे भागते हैं, उन्हें छुपाते हैं या उनसे लड़ते हैं? आज हम बात करेंगे स्वीकार्यता के महत्व के बारे में। जीवन में हर स्थिति और भावना को स्वीकार करना क्यों जरूरी है, खासकर वो भावनाएं जो हमें बेचैन या मुश्किल लगती हैं। यह एक ऐसा सबक है जो हमें अपनी भावनाओं के साथ शांति से रहना सिखाता है। हम में से कई लोग अपनी नकारात्मक भावनाओं से लड़ते हैं। हम उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं या उनसे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करके हम अपनी भावनाओं को और ताकत दे रहे हैं? जैसे किसी गुब्बारे को पानी में दबाने से वो और तेजी से ऊपर आने की कोशिश करता है, वैसे ही जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो वे और भी ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। यह हमें सिखाता है कि अपनी भावनाओं से लड़ना एक व्यर्थ प्रयास है।
लेकिन जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं तो हम उन्हें कमजोर कर देते हैं। स्वीकार्यता का मतलब है अपनी भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखना, उन्हें महसूस करना, समझना और गुजर जाने देना। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही भावनाओं को भी गुजरने देना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी भावनाओं को कैसे गुजरने दे सकते हैं और उनके साथ कैसे शांति से रह सकते हैं। स्वीकार्यता का मतलब यह भी है कि हम अपने आप को और दूसरों को भी वैसे ही स्वीकार करें जैसे हम हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में कमियां और कमजोरियां होती हैं। हमें इन कमियों के बावजूद खुद को और दूसरों को स्वीकार करना होगा। यह हमें सिखाता है कि हम अपने आप को और दूसरों को उनके अच्छे और बुरे दोनों रूपों में स्वीकार करें। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें दूसरों के साथ दया और सहानुभूति से पेश आना चाहिए। अपनी भावनाओं को स्वीकार करना आसान नहीं है, लेकिन यह जरूरी है। जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं तो हम शांति और संतुलन का अनुभव करते हैं। तनाव और चिंता दूर हो जाते हैं और हम अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। यह हमें अपनी भावनाओं के साथ तालमेल बैठाना सिखाता है। यह हमें अपनी भावनाओं पर अधिक नियंत्रण रखने में भी मदद करता है और हमें उनके साथ शांति से रहना सिखाता है। स्वीकार्यता का अभ्यास करने के लिए हम कुछ तकनीकें अपना सकते हैं। पहली तकनीक है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहना, अपनी भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखना, उन्हें महसूस करना, लेकिन उनसे चिपकना नहीं। जैसे एक दर्शक कहानी देखता है, वैसे ही हमें अपनी भावनाओं को देखना चाहिए। यह हमें अपनी भावनाओं को दूर से देखना और उनके बारे में अधिक जानना सिखाता है। दूसरी तकनीक है स्वयं करुणा। स्वयं करुणा का मतलब है अपने आप के साथ दयालु और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। जब हम कोई गलती करते हैं तो हमें खुद को कोसने की जगह माफ कर देना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने साथ दयालु और समझदार होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हम किसी और के साथ होते हैं। यह हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने और उनसे सीखने में मदद करता है। हमें अपनी हर भावना को स्वीकार करना चाहिए। जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं तो हम उनसे लड़ना छोड़ देते हैं और हम शांति और संतुलन का अनुभव करते हैं। जैसे एक नाव लहरों के साथ बहती है, वैसे ही हमें अपनी भावनाओं को भी बहने देना चाहिए। यह हमें अपने आप से जुड़ने और अपने अंदर शांति खोजने में मदद करता है। यह एक ऐसा सफर है जो हमारे जीवन को और अधिक शांतिपूर्ण और संतुष्ट बनाने में मदद कर सकता है। हमें अपनी भावनाओं के साथ दोस्ती करना सीखना चाहिए और उन्हें अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने देना चाहिए। हमें अपनी भावनाओं से भागना या उन्हें छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना चाहिए। यह हमें अपने जीवन को पूरी तरह से जीने की शक्ति देता है। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है जहां किसी भावना को स्वीकार करने से आपको शांति मिली हो? अध्याय 4, खुशी अंदर से आती है। क्या कभी आपने सोचा है कि खुशी कहां से आती है? क्या यह सच में बाहरी चीजों में है? क्या एक नया घर, एक अच्छी नौकरी या ढेर सारा पैसा हमें हमेशा के लिए खुश कर सकता है? आज हम बात करेंगे खुशी के असली स्रोत के बारे में। खुशी बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर से आती है। यह एक ऐसा खजाना है जो हमारे अंदर छिपा है। हम में से कई लोग खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास ये होगा तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन यह एक गलत धारणा है। बाहरी चीजें हमें थोड़ी खुशी दे सकती हैं, लेकिन वे हमें हमेशा खुश नहीं रख सकती। जैसे एक खिलौना बच्चों को कुछ समय के लिए खुश करता है, वैसे ही बाहरी चीजें भी हमें कुछ समय के लिए खुश करती हैं, पर असली खुशी हमारे अंदर से आती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें हमेशा के लिए संतुष्ट और खुश कर सकता है। खुशी एक भावना है और यह हमारे विचारों और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम खुश महसूस करते हैं। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम दुखी महसूस करते हैं। जैसे सूरज की रोशनी से दिन रोशन होता है, वैसे ही सकारात्मक सोच से हमारा मन रोशन होता है। इसीलिए अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। खुशी का मतलब यह नहीं है कि हमें हर समय खुश रहना है। जीवन में दुख भी है और यह एक स्वाभाविक हिस्सा है। खुशी का मतलब है कि हम अपने जीवन में अच्छी चीजों को महत्व दें और हम अपने जीवन के अनुभवों से सीखें। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन के हर पहलू में खुशी तलाशनी चाहिए, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन के अनुभवों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। खुशी का मतलब यह भी है कि हम अपने आप को और दूसरों को प्यार करें।
जब हम दूसरों से जुड़ते हैं तो हमें एक गहरा खुशी का अनुभव होता है। यह हमें सिखाता है कि दूसरों को प्यार करना और उनसे जुड़ना हमारे जीवन में खुशी लाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। आंतरिक खुशी की खोज के लिए हमें जागरूकता और आत्म जागरूकता को बढ़ाना होगा। हमें अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना होगा। हमें अपने मूल्यों और लक्ष्यों को समझना होगा। जब हम अपने आप को समझ लेते हैं तो हम खुश रहना सीखते हैं। जैसे एक पौधा अपनी जड़ों को पहचानता है, वैसे ही हमें भी अपने आप को पहचानना होगा। यह हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की शक्ति देता है। आंतरिक खुशी की खोज में ध्यान और योग जैसी तकनीकें बहुत मददगार हो सकती हैं। ये तकनीकें हमें अपने मन को शांत करने में और वर्तमान में रहने में मदद करती हैं। जब हम वर्तमान क्षण में रहते हैं तो हम चिंता और तनाव से मुक्त हो जाते हैं। जैसे शांत पानी में चांद दिखता है, वैसे ही शांत मन में खुशी झलकती है। यह हमें अपने विचारों को शांत करने और अपने अंदर शांति खोजने में मदद करता है। आंतरिक खुशी एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें समय और धैर्य की जरूरत होती है, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने जीवन का अर्थ और उद्देश्य खोजने में मदद कर सकती है। जब हम आंतरिक खुशी को पा लेते हैं तो हम बाहरी चीजों पर निर्भर रहना कम कर देते हैं और हम अपने आप में अधिक संतुष्ट महसूस करते हैं। यह हमें अपने जीवन के स्वामी बनने की शक्ति देता है और हमें यह भी सिखाता है कि हमें बाहरी चीजों में खुशी तलाशने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह हमारे अंदर ही मौजूद है। यह याद रखना जरूरी है कि हमारी खुशी हमारे अपने हाथों में है। हम अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रह सकते। हम खुद ही अपनी खुशी का निर्माण कर सकते हैं। जैसे एक मूर्तिकार अपनी मूर्ति बनाता है, वैसे ही हम अपनी खुशी को खुद बना सकते हैं। यह हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की शक्ति देता है। दोस्तों, खुशी बाहरी चीजों से नहीं आती है, बल्कि यह हमारे अंदर से उत्पन्न होती है। यदि हम अपने विचारों को बदलें, अपनी जागरूकता बढ़ाएं और खुद को प्यार करें, तो हम स्थायी खुशी पा सकते हैं। यह एक ऐसा ज्ञान है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। तो आइए हम अपनी आंतरिक खुशी की खोज करें और एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जिएं। यह हमें अपने जीवन में खुशी और संतोष लाने की शक्ति देता है और हमें यह भी सिखाता है कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही मौजूद है। आपके लिए आंतरिक खुशी का क्या मतलब है और आप इसे अपने जीवन में कैसे विकसित कर रहे हैं? अध्याय 5, डोपामिन डिटॉक्स करें। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपको हर वक्त कुछ नया देखने या करने का मन करता है? जैसे आपको सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स या लगातार नोटिफिकेशंस की लत लग गई हो। आज हम बात करेंगे डोपामिन डिटॉक्स के बारे में। यह एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपनी भावनाओं को स्थिर कर सकते हैं। यह हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना सिखाता है, जिससे हम अधिक संतुष्ट और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम बिना किसी बाहरी चीज पर निर्भर रहे भी खुश रह सकते हैं। हमारा दिमाग डोपामिन नामक एक रसायन बनाता है जो हमें खुशी और उत्साह महसूस कराता है। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामिन छोड़ता है, जिससे हमें अच्छा लगता है। लेकिन आजकल हम हर वक्त कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हमारा दिमाग डोपामिन का उत्पादन करता है, जैसे कि सोशल मीडिया देखना या वीडियो गेम्स खेलना। इससे हमारा दिमाग डोपामिन के लिए आदी हो जाता है और हमें और अधिक डोपामिन की आवश्यकता होती है ताकि हम खुश महसूस कर सकें। यह एक ऐसा चक्र है जिसमें हम फंस जाते हैं और हमें अधिक से अधिक डोपामिन की लालसा होती है। यह हमें तात्कालिक संतुष्टि की तलाश में रखता है, जिससे हमें असली खुशी और संतोष नहीं मिल पाता है। यह स्थिति हमारे लिए एक मुश्किल चक्र बन जाती है। हम लगातार खुशी पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह खुशी हमेशा थोड़ी देर के लिए ही होती है। यह हमें बेचैन और असंतुष्ट महसूस कराती है। हमें लगता है कि हमें हमेशा कुछ नया और रोमांचक चाहिए जिससे हम खुश रहें। यह हमें लगातार उत्तेजित रहने और कुछ नया खोजने की तलाश में रहने की आदत डाल देता है, जो हमें असली खुशी और संतोष से दूर रखता है। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है कि कुछ समय के लिए हम डोपामिन को बढ़ाने वाली गतिविधियों से दूर रहें। इसका मतलब है कि हम कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना बंद कर दें, वीडियो गेम्स न खेलें और त्वरित खुशी देने वाली गतिविधियों से दूर रहें। यह हमारे दिमाग को आराम करने और फिर से संतुलित होने का मौका देता है। जैसे एक खेत को आराम देने से वो अगली फसल के लिए तैयार हो जाता है, वैसे ही डोपामिन डिटॉक्स हमारे दिमाग को भी आराम देता है। डोपामिन डिटॉक्स के लिए हम कुछ आसान कदम उठा सकते हैं।
हम प्रकृति में समय बिता सकते हैं, क्योंकि प्रकृति में शांत रहने से हमारा दिमाग शांत होता है। जैसे एक पौधा सूरज की रोशनी में बढ़ता है, वैसे ही प्रकृति में समय बिताने से हमारा दिमाग शांत होता है। हम ध्यान और योग कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे दिमाग को आराम मिलता है और हमारी भावनाएं स्थिर होती हैं। हम किताब पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा मन व्यस्त रहता है और हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। हम रचनात्मक गतिविधियां कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा मन और अधिक सक्रिय होता है और हमें नई चीजें करने की प्रेरणा मिलती है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं और अपने दिमाग को रचनात्मक कार्यों में कैसे लगा सकते हैं। यह याद रखना जरूरी है कि डोपामिन डिटॉक्स कोई आसान काम नहीं है। हमें कुछ समय के लिए बेचैनी महसूस हो सकती है, क्योंकि हमारा दिमाग डोपामिन के लिए तरस रहा होता है। लेकिन यह बेचैनी जल्द ही कम हो जाएगी जब हमारा दिमाग फिर से संतुलित होने लगेगा। जैसे एक रोगी को ठीक होने में समय लगता है, वैसे ही हमें भी डोपामिन डिटॉक्स के दौरान धैर्य रखना होगा। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी इच्छाओं को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। डोपामिन डिटॉक्स एक ऐसा अभ्यास है जो हमें अधिक सचेत और शांत महसूस कराता है। जब हम डोपामिन डिटॉक्स करते हैं, तो हमें अपनी भावनाओं पर अधिक नियंत्रण मिलता है। हम खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि खुशी हमारे अंदर से आती है, न कि बाहरी चीजों से। यह हमें सिखाता है कि हम बिना किसी बाहरी उत्तेजना के भी खुशी का अनुभव कर सकते हैं। यह हमें अपनी आंतरिक शांति और संतोष को खोजने में मदद करता है। डोपामिन डिटॉक्स हमारे मानसिक और भावनात्मक संतुलन को फिर से पाने में मदद कर सकता है। अगर आप अपनी भावनाओं को स्थिर करना चाहते हैं और अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, तो डोपामिन डिटॉक्स का अभ्यास करें। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। यह एक ऐसा तरीका है जो आपको यह समझने में मदद करता है कि खुशी वास्तव में क्या है और यह कहां से आती है। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं और एक अधिक संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। यह हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की शक्ति देता है और हमें सिखाता है कि हम अपनी खुशी को अपने अंदर से पा सकते हैं। क्या आपने कभी डोपामिन डिटॉक्स करने की कोशिश की है? अध्याय 6, नकारात्मकता से बाहर निकलें। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके अंदर नकारात्मक विचारों का एक भंवर घूम रहा है, जो आपको नीचे गिरा रहा है और आपको परेशान कर रहा है? यह एक ऐसी स्थिति है जिसका हम सभी कभी न कभी सामना करते हैं। आज हम बात करेंगे नकारात्मकता से बाहर निकलने के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे हम अपने नकारात्मक विचारों को पहचान सकते हैं, उनसे निपट सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मकता से भर सकते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अधिक खुशहाल और संतुलित जीवन जीने में मदद करती है। यह हमें सिखाती है कि नकारात्मकता हमारी ताकत और विकास में बाधा बन सकती है और हमें इस बाधा को दूर करना होगा। यह एक ऐसी चुनौती है जिसका हमें सामना करना होगा ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। नकारात्मकता एक शक्तिशाली भावना है जो हमें उदास, निराश और चिंतित महसूस करा सकती है। यह हमें अपनी क्षमताओं पर संदेह कराती है और हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जब हम नकारात्मक विचारों में फंसे होते हैं, तो हमें लगता है कि जैसे हम एक अंधेरी सुरंग में खो गए हैं और हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम नकारात्मकता से बाहर निकल सकते हैं। यह एक ऐसा सफर है जहां हम अपनी निराशा और उदासी को दूर कर सकते हैं और एक नई उम्मीद और उत्साह से भर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन को खुद बदल सकते हैं और अपने नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं। यह हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति देता है। नकारात्मकता से बाहर निकलने के लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे। पहला कदम है अपनी सोच को चुनौती देना। जब हमारे मन में कोई नकारात्मक विचार आए, तो हमें अपने आप से यह पूछना चाहिए कि क्या यह विचार वास्तव में सही है? क्या यह विचार किसी सबूत पर आधारित है या यह सिर्फ मेरा डर है? यदि यह विचार सही नहीं है या यह हमें मदद नहीं कर रहा है, तो हमें इसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने नकारात्मक विचारों को एक बाहरी पर्यवेक्षक की तरह देखना चाहिए और उन्हें चुनौती देनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हम किसी और के विचारों को चुनौती देते हैं। यह हमें अपने नकारात्मक विचारों को पहचानने और उन्हें बदलने की शक्ति देता है। यह हमें अपने विचारों को अधिक तर्क संगत और सकारात्मक बनाने में मदद करता है। दूसरा कदम है सकारात्मक आदतें विकसित करना। सकारात्मक आदतें हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। हमें अपनी देखभाल करनी चाहिए, जैसे कि नियमित रूप से व्यायाम करना, स्वस्थ खाना खाना और पर्याप्त नींद लेना।
जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो हम अधिक सकारात्मक और खुश महसूस करते हैं। सकारात्मक आदतें हमें सकारात्मक ऊर्जा देती हैं और हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी भलाई का ध्यान रख सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह हमें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा कदम है खुद को प्रेरित रखने वाले वातावरण में रहना। हमारे आसपास का माहौल हमारे विचारों और भावनाओं को प्रभावित करता है। यदि हम नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं तो हम नकारात्मक महसूस करेंगे, लेकिन यदि हम सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं तो हम सकारात्मक महसूस करेंगे। इसलिए हमें अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो हमें प्रेरित करें और हमें सकारात्मक रहने में मदद करें। यह हमें सिखाता है कि हम अपने आसपास एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जो हमें खुशहाल और प्रेरित करे, और यह हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। नकारात्मकता से बाहर निकलने में समय और प्रयास लगता है। हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है और यह स्वीकार करना चाहिए कि यह एक सतत प्रक्रिया है। हमें छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए और हमें अपने प्रयासों को लगातार जारी रखना चाहिए, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि नकारात्मकता से बाहर निकलना संभव है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने आप को कभी भी निराश नहीं होने देना चाहिए और हमें हमेशा अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। यह हमें अपने आप को मजबूत और लचीला बनाने में मदद करता है। जब हम नकारात्मकता से बाहर निकलते हैं तो हम अधिक खुशहाल और संतुलित जीवन जीते हैं। हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। हम जीवन में अधिक आनंद और संतुष्टि का अनुभव करते हैं। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन का नियंत्रण ले सकते हैं और एक अधिक खुशहाल और सार्थक जीवन जी सकते हैं। यह हमें अपने जीवन में अधिक शांति, खुशी और संतोष पाने की शक्ति देता है। दोस्तों, हम अपनी नकारात्मकता को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि हम अपनी सोच को चुनौती दें, सकारात्मक आदतें विकसित करें और खुद को प्रेरित रखने वाले वातावरण में रहें, तो हम नकारात्मकता से छुटकारा पा सकते हैं और खुशी और संतोष से भरा जीवन जी सकते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अधिक मजबूत और सशक्त बनाती है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और एक अधिक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। यह हमें अपनी नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रखने और उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक शक्ति के रूप में इस्तेमाल करने की शक्ति देता है। आपके जीवन में नकारात्मकता को कम करने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति कौन सी रही है? अध्याय 7, आभार व्यक्त करें। क्या कभी आपने उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया है जो आपके जीवन को खास बनाती हैं? क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि हमारे पास कितनी चीजें हैं जिनके लिए हम आभारी हो सकते हैं? आज हम बात करेंगे आभार व्यक्त करने की शक्ति के बारे में। हम जानेंगे कि जब हम अपने जीवन की अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी भावनाएं किस तरह से बदल जाती हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अधिक सकारात्मक और खुशहाल जीवन जीने में मदद करती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन की हर छोटी चीज के लिए आभारी होना चाहिए और हमें उन चीजों की कद्र करनी चाहिए जो हमारे पास हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने जीवन में खुश और संतुष्ट रह सकते हैं यदि हम हर चीज के लिए आभारी हैं। यह एक ऐसी सोच है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। आभार व्यक्त करने का मतलब है कि हम उन चीजों के लिए कृतज्ञ महसूस करें जो हमारे पास हैं। ये चीजें छोटी या बड़ी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, हम अपने स्वास्थ्य के लिए आभारी हो सकते हैं, हम अपने परिवार के लिए आभारी हो सकते हैं, हम अपनी नौकरी के लिए आभारी हो सकते हैं, या हम अपने दोस्तों के लिए आभारी हो सकते हैं। हम अपने जीवन में मिलने वाले हर अवसर के लिए आभारी हो सकते हैं। हमें उन सभी लोगों के प्रति आभारी होना चाहिए जो हमारे जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सभी आशीर्वादों के लिए आभारी होना चाहिए, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना हों। आभार व्यक्त करने से हमारा ध्यान उन चीजों से हट जाता है जो हमारे पास नहीं है और उन चीजों पर केंद्रित हो जाता है जो हमारे पास हैं। जब हम अपने जीवन की अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी भावनाएं सकारात्मक हो जाती हैं। हम खुश, संतुष्ट और शांत महसूस करते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमारी खुशी हमारे पास मौजूद चीजों में है, न कि उन चीजों में जो हमारे पास नहीं है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी खुशी के लिए किसी बाहरी चीज पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। आभार व्यक्त करने से हम अपनी समस्याओं को भी कम महसूस करते हैं। जब हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास हैं, तो हम उन चीजों पर कम ध्यान केंद्रित करते हैं
जो हमारे पास नहीं है। इससे हमें अपनी समस्याओं को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद मिलती है और हमें उन्हें बेहतर ढंग से संभालने का तरीका मिलता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी समस्याओं को चुनौती के रूप में देख सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। यह हमें अपने जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने और अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें अपनी समस्याओं से सीखना चाहिए। आभार व्यक्त करने के कई तरीके हैं। हम एक आभार डायरी रख सकते हैं, जिसमें हम हर दिन उन चीजों को लिखते हैं जिनके लिए हम आभारी हैं। हम अपने प्रियजनों को धन्यवाद दे सकते हैं, उनके प्रति अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं। हम अपने जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और हम प्रकृति में समय बिता सकते हैं। प्रकृति हमें हमारी छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी होना सिखाती है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने आसपास की हर चीज की कद्र करनी चाहिए और हमें कभी भी किसी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह हमें जीवन की सुंदरता और सरलता के लिए आभारी होना सिखाता है। यह हमें अपने जीवन में खुशी और संतोष पाने की शक्ति देता है। यह याद रखना जरूरी है कि आभार व्यक्त करना एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें लगातार करते रहनी चाहिए। यह एक ऐसी आदत है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाती है और हमें अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें हर चीज के लिए आभारी होना चाहिए, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। यह हमें अपने जीवन में खुशी और संतोष पाने की शक्ति देता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी भावनाओं को सकारात्मक बनाए रखने के लिए हर दिन आभारी होना चाहिए। आभार व्यक्त करने से हमारी भावनाएं सकारात्मक हो जाती हैं। यदि हम अपने जीवन की अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम खुशी और संतोष से भरा जीवन जी सकते हैं। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमारे जीवन में आनंद और कृतज्ञता को बढ़ाता है और हमें एक अधिक सार्थक जीवन जीने में मदद करता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमारी खुशी हमारे अंदर ही है और हम उसे अपने जीवन में किसी भी समय पा सकते हैं, यदि हम हर चीज के लिए आभारी हैं। यह हमें अपने जीवन को अधिक सकारात्मक और खुशहाल बनाने की शक्ति देता है। यह हमें अपने जीवन में हर पल का आनंद लेना और अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप आज अपने जीवन में किस चीज के लिए सबसे अधिक आभारी हैं? क्या आपने कभी आभार व्यक्त करने का नियमित अभ्यास किया है? अध्याय 8, व्यवस्थित दिनचर्या बनाएं। क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि आपके दिन की शुरुआत आपके पूरे दिन की भावनाओं और अनुभवों को कैसे प्रभावित करती है? आज हम बात करेंगे एक व्यवस्थित दिनचर्या बनाने के बारे में और यह जानेंगे कि कैसे यह हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने में हमारी मदद कर सकती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अधिक शांतिपूर्ण, संतुलित और उत्पादक जीवन जीने में मदद करती है। यह हमें सिखाती है कि हम अपने समय और ऊर्जा का बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं और अपने जीवन में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें अपने जीवन में नियंत्रण की भावना देता है और हमें अधिक खुश और संतुष्ट महसूस कराता है। यह हमें अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक बनाने में भी मदद करता है। जब हम एक व्यवस्थित दिनचर्या बनाते हैं, तो हम अपने दिन को एक ढांचा देते हैं। हमें पता होता है कि हमें कब उठना है, कब खाना है, कब काम करना है और कब आराम करना है। यह हमारे मन को शांत करता है और हमें तनाव से मुक्त करता है। जब हमारे पास एक स्पष्ट योजना होती है, तो हमें कम तनाव होता है और हम अधिक सहज महसूस करते हैं। यह हमें सिखाता है कि हम अपने दिन को कैसे संरचित कर सकते हैं और अपने जीवन में अधिक संतुलन और स्थिरता पा सकते हैं। यह हमें अपनी उत्पादकता बढ़ाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करता है। यह हमें अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण रखने की शक्ति देता है। एक अच्छी सुबह की दिनचर्या विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं और अपने लिए कुछ समय निकालते हैं, तो हम अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक तरीके से करते हैं। हम ध्यान कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमें खुशी मिले। यह हमारे मन को शांत करता है और हमें पूरे दिन के लिए ऊर्जा देता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक तरीके से कैसे कर सकते हैं और पूरे दिन अधिक खुश और उत्साही रह सकते हैं। यह हमें अपने दिन को अधिक सफल और संतोषजनक बनाने में भी मदद करता है। यह हमें एक सकारात्मक मानसिकता के साथ दिन की शुरुआत करने की शक्ति देता है। नियमित व्यायाम हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद होता है। व्यायाम हमारे शरीर में एंडोर्फिन रिलीज करता है, जो हमें खुशी महसूस कराते हैं। व्यायाम करने से हम तनाव और चिंता को भी कम कर सकते हैं। यह हमें अधिक सक्रिय और ऊर्जावान बनाता है और हमें अपनी सेहत का ध्यान रखने में मदद करता है।
ये हमें सिखाता है कि व्यायाम हमारे जीवन को बेहतर बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए कितना जरूरी है। यह हमें अपने शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित करता है। ध्यान और माइंडफुलनेस हमारे मन को शांत करने में मदद करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखते हैं। इससे हमें अपनी भावनाओं पर अधिक नियंत्रण मिलता है। यह हमें वर्तमान क्षण में रहने और अधिक जागरूक होने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने मन को कैसे शांत कर सकते हैं और अपने जीवन में अधिक शांति और संतोष कैसे पा सकते हैं। यह हमें अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति भी देता है। यह हमें अपने जीवन में अधिक शांति और स्थिरता पाने में मदद करता है। अपनी दिनचर्या में कुछ समय सामाजिक संपर्क के लिए भी निकालें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने से हमें खुशी मिलती है और हम अपने जीवन से जुड़ते हैं। सामाजिक संपर्क हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यह हमें सिखाता है कि हम दूसरों से जुड़कर और सामाजिक संबंध बनाकर कैसे अपने जीवन में खुशी और संतोष पा सकते हैं। यह हमें अपने जीवन में एक मजबूत सामाजिक नेटवर्क बनाने में मदद करता है और हमें दूसरों से जुड़ने की शक्ति देता है। अपनी दिनचर्या में आराम करने के लिए भी समय निकालें। तनाव को कम करने के लिए आराम करना जरूरी है। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपको आराम दे, जैसे कि किताब पढ़ना, संगीत सुनना या बस कुछ देर के लिए शांत बैठना। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी देखभाल करनी चाहिए और हमें अपने आप को समय देने की भी जरूरत है। यह हमें अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालने और आराम करने की अनुमति देता है और हमें सिखाता है कि हमें अपने आप को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह याद रखना जरूरी है कि एक व्यवस्थित दिनचर्या हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करती है। जब हमारे पास एक स्पष्ट योजना होती है तो हमें कम तनाव होता है और हम अधिक सहज महसूस करते हैं। एक व्यवस्थित दिनचर्या हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करती है, जिससे हमें अधिक संतुष्टि और आत्मविश्वास मिलता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। यह हमें अपने जीवन में अधिक नियंत्रण और शक्ति देता है। यह हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। एक व्यवस्थित दिनचर्या हमारे भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने में मदद कर सकती है। अगर हम एक अच्छी सुबह की दिनचर्या बनाएं, नियमित व्यायाम करें और ध्यान का अभ्यास करें, तो हम तनाव से मुक्त हो सकते हैं और अधिक खुशी और संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। यह हमारे जीवन को अधिक नियंत्रित और उद्देश्यपूर्ण बनाने का एक तरीका है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन में अधिक संतुलन और शांति पा सकते हैं। एक व्यवस्थित दिनचर्या हमारी भलाई के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और यह हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने जीवन को एक सुसंगठित तरीके से जीना सीख सकते हैं और हम अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। यह हमें अपने जीवन में सफलता पाने के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करता है। आपकी आदर्श दिनचर्या क्या होगी जो आपको शांत और संतुलित रहने में मदद करे? अध्याय 9, ध्यान केंद्रित करने की कला। क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि कैसे हमारा मन हमेशा भटकता रहता है? चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, हमारे विचार कहीं और घूम रहे होते हैं। आज हम बात करेंगे ध्यान केंद्रित करने की कला के बारे में और यह जानेंगे कि कैसे यह हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें वर्तमान क्षण में रहने में मदद करती है और हमें तनाव और चिंता से मुक्त करती है। यह हमें सिखाती है कि हम अपने मन को कैसे शांत कर सकते हैं और अपने जीवन में अधिक शांति और स्थिरता पा सकते हैं। यह हमें अपने विचारों पर नियंत्रण पाने और उन्हें अधिक रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करने की भी शक्ति देता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम अपनी भावनाओं को कैसे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जब हमारा मन भटकता रहता है तो हम अतीत और भविष्य के बारे में चिंता करते रहते हैं। हम वर्तमान क्षण में जो कुछ भी हो रहा है उसे याद करते हैं और हम अधिक तनाव और चिंतित महसूस करते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे हम एक मानसिक भंवर में फंसे हुए हैं और हम खुद को शांत नहीं कर पा रहे हैं। यह हमें सिखाता है कि जब हम अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित नहीं करते हैं तो हम अधिक तनाव और चिंता महसूस करते हैं। यह हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है और यह भी दिखाता है कि हमारे विचार हमें वर्तमान क्षण से कैसे दूर कर सकते हैं। ध्यान हमें वर्तमान क्षण में रहने में मदद करता है। जब हम ध्यान करते हैं
तो हम अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देखते हैं। हम सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह हमारे मन को शांत करता है और हमें तनाव से मुक्त करता है। यह हमें वर्तमान क्षण में अधिक जागरूक और सचेत बनाता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने मन को कैसे शांत कर सकते हैं और अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के कैसे देख सकते हैं। यह हमें अपने मन को नियंत्रित करने की शक्ति देता है और हमें अधिक शांत और स्थिर महसूस कराता है। यह हमें अपने जीवन में अधिक शांति और संतुलन पाने में मदद करता है। माइंडफुलनेस भी वर्तमान क्षण में रहने का एक तरीका है। जब हम माइंडफुल होते हैं तो हम अपनी इंद्रियों का उपयोग करते हैं ताकि हम अपने आसपास क्या हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित कर सकें। हम देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं। हम अपने विचारों और भावनाओं पर भी ध्यान देते हैं, लेकिन हम उनसे चिपकते नहीं हैं। हम उन्हें बिना किसी निर्णय के गुजर जाने देते हैं। यह हमें सिखाता है कि हम अपने आसपास के वातावरण के बारे में अधिक जागरूक कैसे हो सकते हैं और अपनी इंद्रियों के माध्यम से दुनिया को अनुभव कर सकते हैं। यह हमें अपने जीवन को अधिक समृद्ध और जीवंत बनाने में मदद करता है। यह हमें अपने आसपास की सुंदरता को देखने की शक्ति देता है। ध्यान केंद्रित करने और वर्तमान में रहने का अभ्यास करने के लिए हम कुछ तकनीकें अपना सकते हैं। हम प्रतिदिन कुछ समय के लिए ध्यान कर सकते हैं। हम माइंडफुलनेस का अभ्यास कर सकते हैं और हम अपने कार्य को करते समय अधिक ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर सकते हैं। जब हम अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें काम में अधिक आनंद मिलता है और हमारी उत्पादकता भी बढ़ती है। यह हमें सिखाता है कि जब हम अपने कार्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अधिक संतुष्ट और सफल हो सकते हैं। यह हमें अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करता है। यह याद रखना जरूरी है कि ध्यान केंद्रित करना और वर्तमान में रहना कोई रातों रात होने वाली प्रक्रिया नहीं है। हमें नियमित अभ्यास करने और धैर्य रखने की जरूरत है। धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगेगा और हम वर्तमान क्षण में अधिक रहने में सक्षम हो जाएंगे। यह हमें सिखाता है कि ध्यान एक यात्रा है, न कि कोई गंतव्य, और हमें अपने अभ्यास में धैर्य रखने की आवश्यकता है। यह हमें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा बनने में मदद करता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमें हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर प्रयास करते रहना चाहिए। ध्यान केंद्रित करने और वर्तमान में रहने से हम अपने दिमाग और भावनाओं को शांत कर सकते हैं। अगर हम इन तकनीकों का अभ्यास करें तो हम तनाव से मुक्त हो सकते हैं और अधिक शांति और खुशी का अनुभव कर सकते हैं। यह हमारे जीवन को अधिक संतुष्टिपूर्ण बनाने का एक तरीका है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में अधिक शांति और स्थिरता पा सकते हैं और अपने भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और सार्थक बना सकते हैं जब हम वर्तमान क्षण में जीते हैं। यह हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और अपने जीवन को अधिक शांत और खुशहाल बनाने की शक्ति देता है। क्या आप हर दिन ध्यान या माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं? अध्याय 10, सकारात्मक आदतें विकसित करें। क्या कभी आपने इस बात पर विचार किया है कि छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन को कितना बदल सकती हैं? आज हम बात करेंगे सकारात्मक आदतें विकसित करने के महत्व के बारे में और यह जानेंगे कि कैसे यह हमारी भावनाओं को स्थिर रखने में मदद कर सकती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अधिक खुशहाल, स्वस्थ और सफल जीवन जीने में मदद करती है। यह हमें सिखाती है कि हमारी आदतें हमारे जीवन की नींव होती हैं और हम अपनी आदतों को बदलकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की शक्ति देता है और हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने जीवन के स्वामी हैं। हमारी आदतें हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार को आकार देती हैं। यदि हमारे पास सकारात्मक आदतें हैं तो हम खुश, स्वस्थ और अधिक उत्पादक होंगे। लेकिन यदि हमारे पास नकारात्मक आदतें हैं तो हम दुखी, बीमार और कम उत्पादक होंगे। हमारी आदतें हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी आदतों को सावधानीपूर्वक चुनना चाहिए और हमें सकारात्मक आदतों को विकसित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। यह हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक मार्गदर्शक प्रदान करता है। यह हमें अपनी आदतों पर नियंत्रण रखने की शक्ति भी देता है। सकारात्मक आदतें विकसित करने के लिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। हमें एक समय में एक आदत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हमें कोई नई आदत शुरू करनी हो तो हमें उसे आसान और प्राप्त करने योग्य बनाना चाहिए। हमें उस आदत को तब तक दोहराते रहना चाहिए जब तक वह हमारे जीवन का हिस्सा न बन जाए। हमें धैर्य रखने और खुद पर विश्वास रखने की जरूरत है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी आदतों को बदलने के लिए धैर्य और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है।
और हमें अपने प्रयासों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपनी आदतों को बदलने की शक्ति देता है। यह हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति भी देता है। हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई प्रकार की सकारात्मक आदतें विकसित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हम नियमित व्यायाम कर सकते हैं, स्वस्थ खाना खा सकते हैं, पर्याप्त नींद ले सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, आभार व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों के साथ समय बिता सकते हैं। इन आदतों से हम अधिक खुश, स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और अपनी भलाई के लिए सही काम कर सकते हैं। यह हमें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि सकारात्मक आदतें हमारे जीवन में खुशी और सफलता लाने की एक कुंजी है। सकारात्मक आदतें विकसित करने में समय और प्रयास लगता है। हमें नियमित अभ्यास करने और धैर्य रखने की जरूरत है, लेकिन यह बहुत फायदेमंद होता है। जब हमारे पास सकारात्मक आदतें होती हैं, तो हम अधिक खुश, स्वस्थ और सफल होते हैं। हमारी आदतें हमारे जीवन की नींव होती हैं और यह हमारे भविष्य को आकार देती हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए और हमें हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यह हमें अपने जीवन में अधिक सफलता और खुशी पाने में मदद करता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने जीवन को अपने प्रयासों से बेहतर बना सकते हैं। सकारात्मक आदतें विकसित करके हम अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यदि हम लगातार प्रयास करते रहें, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनाती है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन को अपने हाथों में ले सकते हैं और एक अधिक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। यह हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की शक्ति देता है। यह हमें अपने आप पर विश्वास करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। क्या आप अपने जीवन में एक सकारात्मक आदत विकसित करना चाहेंगे? और इसी के साथ दोस्तों, हम आज मास्टर योर इमोशंस की इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। थिबो म्यूरिस की इस प्रेरणादायक किताब के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे हमारी भावनाएं हमारे विचारों से जुड़ी होती हैं और कैसे हम उन्हें समझकर, नियंत्रित करके अपने जीवन को अधिक शांतिपूर्ण और संतुलित बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह आपको अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें अपनी ताकत बनाने की दिशा में एक कदम आगे ले जाने में मदद करेगा। यह ऑडियो बुक आपको सिखाती है कि कैसे अपनी भावनाओं की जड़ों को पहचानें, कैसे अपने विचारों को नियंत्रित करें, कैसे अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और कैसे आंतरिक खुशी की तलाश करें। हमने यह भी सीखा कि कैसे डोपामिन डिटॉक्स करें, नकारात्मकता से बाहर निकलें और कैसे आभार व्यक्त करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, यह आपको यह भी सिखाती है कि आपके अंदर कितनी शक्ति है और आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। हर बार जब आप कोई तीव्र भावना महसूस करें, तो रुकें और अपने आप से पूछें, मेरे मन में क्या चल रहा है? यह सवाल आपको अपनी भावनाओं की जड़ों तक ले जाने में मदद करेगा। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप अपने जीवन को खुशी, शांति और संतोष से भर सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। यह सिर्फ एक शुरुआत है और अब आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं और आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर
एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। आप में वह शक्ति है, बस उस पर विश्वास रखें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि इस ऑडियो बुक ने आपको कैसा महसूस कराया। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम आपके विचारों को जानने के लिए उत्सुक हैं। क्या कोई ऐसी बात है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, या क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आपने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास किया है? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें।